हिंद में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हॉब्स का समझौता सिद्धांत। इससे पूर्व हमने हॉब्स के सामान्य परिचय को, जिसमें हॉब्स की रचनाएं, हॉब्स के जीवन का संदर्भ और हॉब्स की क्या पद्धति रही है, इन बातों का अध्ययन किया था। आज हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये विचार करें कि आखिर हॉब्स ने के सामाजिक समझौता सिद्धांत क्यों दिया। तो उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्देश्य था जीवन को बचाने के लिए, यानी आत्म संरक्षण के लिए, प्राकृतिक अवस्था को खत्म करने के लिए। क्योंकि देखिए क्या था कि प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था थी कि जब हॉब्स ने मानव के स्वभाव का वर्णन किया तो उसने मानव के स्वभाव को कैसा बताया? स्वार्थी बताया। मानव का स्वभाव स्वार्थी था और प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब ना राज्य थी, ना सरकार था, ना समाज। वहाँ व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। और प्राकृतिक अवस्था में जब स्वार्थी मानव रहेंगे तो क्या माहौल होगा, ये कल्पना कीजिए। तो वो अराजकता की अवस्था होगी, वो मत्स्य न्याय की अवस्था होगी, वो अवस्था होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वो एक संघर्ष की अवस्था होगी। तो उसके समझौते का उद्देश्य था व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और प्राकृतिक अवस्था को ख़त्म करने के लिए। तो हम बिंदुवार उसके समझौते के सिद्धांत को समझेंगे इन बिंदुओं के माध्यम से। पहले मानव का स्वभाव, फिर प्राकृतिक अवस्था और उसके बाद उसकी प्राकृतिक विधि और उसका समझौते की प्रकृति और समझौते की विधि। इन बिंदुओं में हम पूरे इस लेक्चर को देखेंगे। तो उसने मानव के स्वभाव को कैसा बताया, और उसने मानव का स्वभाव को ज्यामिति के आधार पर वर्णित किया। तो ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति पूर्व मान्यताओं पर आधारित होती है और उसके नियम बड़े सुनिश्चित होते हैं और इन्हीं पूर्व मान्यताओं पर उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार से ज्यामिति बड़ी की मान्यताएं सटीक होती हैं और सटीक ही निष्कर्ष निकलते हैं। इसी आधार पर उसने पूर्व मान्यता के आधार पर, जिस प्रकार से ज्योमिति में है, पूर्व मान्यता के आधार पर यह निश्चित किया कि मानव का स्वभाव कैसा है? स्वार्थी है। और स्वार्थी व्यक्तियों ने ही आत्म संरक्षण हेतु समझौता किया, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में उनके आत्म संरक्षण को खतरा था। किसको? आत्म संरक्षण को खतरा था। तो उन्होंने समझौता इसलिए किया। समझौता करने का कारण क्या था? कि आत्म संरक्षण, प्राकृतिक अवस्था में अराजकता थी, उनके आत्म संरक्षण को खतरा था, इसलिए उन्होंने आपस में समझौता किया। अब प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? यहाँ हॉब्स क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जहाँ स्वार्थी मानव रहते थे, और जहाँ स्वार्थी मानव रहेंगे तो वहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में ना तो राज्य था, ना सरकार थी, ना समाज, इन सब का अभाव था। जब राज्य नहीं था, जब सरकार नहीं थी, तो विधि भी नहीं थी, और विधि नहीं थी तो न्याय और अन्याय दोनों ही नहीं थे। यानी ना तो न्याय की परिभाषा थी, ना अन्याय की परिभाषा थी, दोनों ही भाषित नहीं थे। और नैतिकता का तो पूर्णतः अभाव था। निजी संपत्ति और सभ्यता का भी अभाव था। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या नहीं था? राज्य नहीं थी, सरकार नहीं था, समाज नहीं था, विधि नहीं थी, न्याय अन्याय की कोई परिभाषा नहीं थी, नैतिकता भी नहीं थी, और निजी संपत्ति और सभ्यता का भी अभाव था। प्राकृतिक अवस्था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदैव संघर्षरत रहता था। यानी प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा संघर्षरत रहता था, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं के कारण उसमें गतिशीलता पाई जाती है। अतः प्राकृतिक अवस्था का जीवन
नश्वर, क्षणिक, पाश्विक तथा शक्ति व धोखेबाजी थे। व्यक्ति के कार्य के मूल आधार थे। व्यक्ति की इच्छाओं को देखिए, प्राकृतिक अवस्था का जीवन कैसा था? नश्वर, क्षणिक, पाश्विक तथा शक्ति व धोखेबाजी व्यक्ति के कार्य के मूल आधार थे। प्राकृतिक अवस्था का जीवन नश्वर था, क्षणिक था, पाश्विक था और शक्ति व धोखेबाजी, यानी जिसके पास शक्ति है वो, और जो धोखेबाजी जितनी धोखेबाजी कर सकता है वो ही उसके कार्य के मूल आधार थे। व्यक्ति की इच्छाओं को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य व सरकार का अभाव था। अतः प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की गति अबाध थी, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, वो स्वच्छंद विचरण करता था। प्राकृतिक अवस्था की अराजकतापूर्ण स्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति ने विवेक के द्वारा परस्पर समझौते से राज्य व सरकार का निर्माण किया। अब इस अराजकतापूर्ण स्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति ने विवेक के द्वारा समझौता किया और ये व्यक्ति के जीवन में राज्य और सरकार का निर्माण किया, और ये व्यक्ति के जीवन में बाह्य अवरोधक थे। राज्य और सरकार, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पूर्ण स्वच्छंद था और राज्य और सरकार बाद में बाह्य अवरोधक थे। इसलिए स्वतंत्रता का अभिप्राय उन क्षेत्रों में गति करना है जहां राज्य का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जब हॉब्स ने स्वतंत्रता की बात करी तो हॉब्स के लिए स्वतंत्रता का मतलब ये था कि जहां पर राज्य के प्रतिबंध ना हो, यानी राज्य के अभाव में तो अराजकता होगी, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसको हम लिबर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य नहीं है तो विधि नहीं है, और विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन राज्य और सरकार जहाँ होंगी वहाँ पर विधि होगी, और विधि के साथ रहते हुए जो स्वतंत्रता होगी वो स्वतंत्रता उन चीज़ों की स्वतंत्रता होगी जिनकी राज्य के द्वारा मनाही नहीं की गई है। जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं का, धार्मिक परंपराओं का पालन कर सकता है। तो व्यक्ति को राज्य के प्रतिबंध होंगे और प्रतिबंधों के अधीन उसकी स्वतंत्रता होगी। इसीलिए वाहन के अनुसार हॉब्स के राज्य का सिद्धांत अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और व्यक्ति के समक्ष विकल्प है कि वह मृत्यु या दासता किस चीज़ का चयन करे। क्योंकि जब हॉब्स कहता है कि स्वतंत्रता ये है कि राज्य के अधीन मिलेगी, तो अधीनता और स्वतंत्रता दोनों तो विरोधाभासी हैं। फिर कैसी स्वतंत्रता? तो वाहन इसी बात को लक्ष्य करके कहता है कि हॉब्स का राज्य बड़ा त्रुटिपूर्ण है। उसमें तो दो चीज़ें, या तो व्यक्ति अपनी मृत्यु का चयन करे या दासता का चयन करे। अतः समझौते से व्यक्ति की समूची स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और रूसो भी कहता है कि स्वतंत्रता का परित्याग करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के परित्याग के समान है। आइए हम प्राकृतिक विधि की चर्चा करें। प्राकृतिक विधि हॉब्स के सामाजिक समझौते का आधार है। हॉब्स के सामाजिक समझौते का आधार क्या है? प्राकृतिक विधि यह व्यक्ति को समझौते के लिए प्रेरित करती है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और व्यक्ति में इच्छाओं के साथ विवेक भी पाया जाता है, और इसी विवेक व बुद्धि के नियम को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी। प्राकृतिक विधि क्या है? विवेक व बुद्धि का नियम प्राकृतिक विधि है। अब ये बिंदु ध्यान देने योग्य है कि हॉब्स के द्वारा वर्णित प्राकृतिक विधि मध्यकालीन ईश्वरीय विधि से पूर्णतया भिन्न है, क्योंकि हॉब्स भौतिकतावादी विचारक है। इसके अनुसार विवेक का नियम यह बताता है कि व्यक्तियों को जीवन का विनाश नहीं करना चाहिए। तो विवेक क्या प्रेरणा देता है व्यक्तियों को? कि मरना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जब अराजकता और मत्स्य न्याय की स्थिति थी वहाँ तब भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के विवेक में विश्वास किया हॉब्स ने, और उसने कहा कि विवेक व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि उसे जीवन का विनाश नहीं करना चाहिए। लेवियाथन में इसने विवेक के नियमों को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है।
तो विवेक के कौन से नियम जो व्यक्ति में जागृत होते हैं और जिनके आधार पर वो समझौता करने के लिए प्रेरित हुआ, अराजकतापूर्ण और प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए वो प्रेरित हुआ, वो कौन से हो सकते हैं। और इसी आधार पर मानव शांतिपूर्ण जीवन का यापन कर सकता है। तो कौन कौन से विवेक के नियम हैं? तो प्राकृतिक विधि को उसने निम्नतः प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्राकृतिक विधि है जो उसने विवेक का नियम कहा, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में पाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस जो समझौता जो हो जाए इसके बाद उसको इसके क्रियान्वयन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये थे उसके कुछ प्राकृतिक अवस्था के नियम। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वार्थी है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इसके साथ ही होब्स मानता है उसमें विवेक पाया जाता है और विवेक कहीं ना कहीं व्यक्ति को समझौता करने के लिए और प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अब सामाजिक समझौता होता है। तो सामाजिक समझौते में होब्स क्या कहता है? सामाजिक समझौते का अभिप्राय है व्यक्तियों व समुदायों ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। ठीक है, होब्स के शब्दों में हम कैसे कहेंगे कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। इसके अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। राजा या राज्य समझौते का परिणाम है, वो समझौते का भाग नहीं है। समझौता किसने किया है? व्यक्तियों ने आपस में मिलकर किया है। देखिए क्या है, समझौते का मूल स्वरूप यही है कि व्यक्ति वचन देता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सभी भी अपनी शक्ति इसे सौंप दें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को वचन देता है और आपस में इस प्रकार का समझौता होता है। इसलिए राजा उस समझौते का परिणाम है, उस समझौते का भाग नहीं है। तो सामाजिक समझौते का मूल आधार क्या है? बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता। तो बुद्धि किस लिए? कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि भी पाई जाती है और प्राकृतिक विधि का मतलब है व्यक्ति में विवेक पाया जाता है जो व्यक्ति को समझौता करने के लिए प्रेरित करता है। शक्ति किस लिए? कि होब्स से ज्यामिति के आधार पर मानव के स्वभाव को स्वार्थी मानता है और स्वार्थी स्वभाव का मतलब है व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है कि क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति है उसी की बात बनेगी। तो वो कहता है कि शक्ति के द्वारा ही शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मानव का स्वभाव तो शक्ति अर्जित करने वाला, शक्ति का आकांक्षी है। इसलिए जो शक्तिशाली राजा का निर्माण होगा समझौते के द्वारा, तब ही व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, व्यक्ति को और किसी प्रकार से नहीं। और तीसरी बात उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है कि राज्य का निर्माण किसी ऐतिहासिक समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक उसका ये ऐतिहासिक नहीं है, ये इसलिए उसकी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, उससे ज़्यादा उसकी उपयोगिता का सिद्धांत है। और उपयोगिता के शर्त में, क्योंकि उपयोगिता इसलिए कि व्यक्ति के जीवन को बचाता है, व्यक्ति को मरने से बचाता है, आपस में लड़ने झगड़ कर मर जाने से व्यक्ति को बचाता है राज्य। तो व्यक्ति को, इसलिए ये एक उपयोगितावादी विचारक है। तो किस लिए? ये बुद्धि, शक्ति और उपयोग। सामाजिक समझौते का मूल आधार क्या हुआ फिर? बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता। तो राज्य उपयोगी है व्यक्तियों के आत्म संरक्षण के लिए, और ये आपसी सहमति से इसका उद्भव हुआ है। ये कहा गया है कि ये समझौता ऐतिहासिक या वास्तविक नहीं है। और ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि इतिहास के किसी कालखंड में नहीं हुआ, वास्तव में वास्तविक नहीं है क्योंकि ये होब्स की कल्पना थी, क्योंकि होब्स जिस समय हुआ था तो उस समय अराजकता का माहौल था, इसीलिए उसने अपने आप को
कहा कि मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं। और हॉब्स समझौते में सहमति का सिद्धांत भी पाया जाता है। क्योंकि सहमति क्योंकि लोगों ने आपस में मिलकर ये समझौता किया है। उसके अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है, विवेक से पैदा हुआ है। हैकर के अनुसार हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। किसका? सहमति का सिद्धांत निहित है। अब समझौते की विधि पर चर्चा करते हैं। हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा तीनों क्या राज्य, सरकार और समाज का निर्माण हुआ। अब हॉब्स समझौते का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म संरक्षण है। इस प्रकार राज्य व समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं। हॉब्स ने समझौता किस लिए किया? समझौते की उपयोगिता आत्म संरक्षण है और उसके लिए राज्य और सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। अतः समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता है। अब इसकी आलोचना भी कुछ की जाती है। आलोचना है ये वाहन के अनुसार इसकी आलोचना की जाती है। वाहन के अनुसार हॉब्स के राज्य का सिद्धांत बिल्कुल निरर्थक है। उसकी प्राकृतिक विधि की संकल्पना पैबंद की भांति है। वाहन के अनुसार स्वार्थी और लालची व्यक्ति जो प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे के प्रति संघर्षरत थे। सोचने की बात है कि जब प्राकृतिक अवस्था हॉब्स ने इतनी संघर्षशील बताई और अचानक एक दूसरे के सहयोग के लिए किस प्रकार तैयार हो जाएंगे। आलोचकों के अनुसार यह भी बात है कि पिछली पीढ़ी के द्वारा किए गए समझौते का पालन वर्तमान पीढ़ी क्यों करे। एक बार समझौते के पश्चात उसका सदैव पालन करना भी अतार्किक है। तो ये इसकी आलोचना की जाती है। तो आज हमने देखा था कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में उसका मानव का स्वभाव कैसा है हमने चर्चा की थी कि उसका मानव का स्वभाव स्वार्थी है। और उसकी प्राकृतिक अवस्था, यानी जब स्वार्थी लोग प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? सबके विरुद्ध, सबके युद्ध की अवस्था होगी, अराजकता की अवस्था होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होगी, यानी शक्ति की अवस्था होगी, शक्ति के संघर्ष की अवस्था होगी। ये प्राकृतिक अवस्था होगी। तो प्राकृतिक अवस्था और उसके बाद प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक विधि। अब हॉब्स प्राकृतिक विधि की संकल्पना देता है कि मनुष्य में विवेक पाया जाता है। विवेक को ही वो प्राकृतिक विधि कहता है। और विवेक के कुछ नियम हैं, जैसे व्यक्ति को समझौता करना चाहिए, उसके आत्म संरक्षण के लिए ज़रूरी है, और उस समझौते का क्रियान्वयन भी करना चाहिए। ऐसे कुछ उसने नियम बताए और इन्हीं आधार पर वो समझौता करता है। फिर उसने समझौते को बताया कि मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने संपूर्ण अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ, शर्त यह है कि आप भी ऐसा करो। तो इस प्रकार से वो सहमति का एक समझौता का निर्माण करता है। और सब उसके तीन बातें, शक्ति, बुद्धि और उपयोगिता, उसके समझौते में तीन बातें हैं। शक्ति, क्योंकि मानव का स्वभाव कैसा है? शक्ति अर्जित करने वाला है, शक्ति का आकांक्षी है, इसलिए व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है शक्ति से ही। और उपयोगितावादी, क्योंकि राज्य उपयोगितावादी साबित होगा, वो ऐतिहासिक नहीं है, वो एक उपयुक्तवादी विचार है उसका राज्य के लिए, वो एक दार्शनिक सत्य ना कि ऐतिहासिक सत्य उसका समझौता। तो उपयुक्तवादी क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि राज्य से व्यक्ति को अपने जीवन बचाने का मिलेगा, आत्म संरक्षण का अधिकार मिलेगा। तो ये बात है। ओके, आज इतना ही।